Ready? Yes, sir. चलिए फास्ट आ जाता है, मैं कल बैठ के करके ही रखा था। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होता है वो किस किस बेसिस में डिटरमिन होता है, दैट इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो कौन सा फैक्टर से ज्यादा प्रभावित होता है? देखिए, नेचर ऑफ द बिजनेस। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, देन मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड देन ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, बिकॉज बहुत सारा कैश, बहुत सारा एक्सपेंसेस एसोसिएटेड होता है डिफरेंट डिफरेंट पॉकेट में। सिमिलरली सर्विस सेक्टर में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होता है। अगर आपको याद है, मेरे अंडर में जो प्रोजेक्ट किए थे, जो मेरे अंडर में प्रोजेक्ट नहीं किए थे, प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट क्लास मैंने लिया था, वहां पर मैंने एक बात बताया था, आप लोग कभी सर्विस सेक्टर का कंपनी मत लीजिएगा। वर्किंग कैपिटल का जो काम कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का जो काम करते हैं, अब मैंने बोला था कभी रेशियो का इस्तेमाल सर्विस सेक्टर का काम मत, कंपनी का हाथ मत लेना। इन्फोसिस, टीसीएस, इसका एक ही कारण है, ये कंपनी में वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, बिकॉज वो लोगों का सर्विस सेक्टर है। तो सर्विस सेक्टर में वर्किंग कैपिटल का कोई ऐसा बड़ा कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। वर्किंग कैपिटल लगता है, सबको ही लगता है, लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं है जितना मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंसर्न के लिए लगता है। तो मैंने क्या लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल देन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली सर्विस सेक्टर however, service sector requires less working capital than manufacturing and trading sector. Why? As these companies need to maintain inventories, debtors to support their business. Normally, सर्विस सेक्टर को इन्वेंटरीज मेंटेन नहीं करना पड़ता है, वो चाहे रॉ मटेरियल फॉर्म में हो, चाहे फिनिश गुड्स के फॉर्म में हो। तो इन्वेंटरी एक्चुअली ये तीनों कंपनी को डिस्टिंग कर देता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रॉ मटेरियल का भी स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, डब्ल्यूआईपी का भी स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, एंड फिनिश गुड्स का स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। ट्रेडिंग कंसर्न में सिर्फ फिनिश गुड्स का स्टॉक, लेकिन सर्विस सेक्टर में किसी का स्टॉक मेंटेन नहीं करना पड़ता है। हाँ, डेटर्स तो तीनों में ही है, मैन्युफैक्चरिंग में भी डेटर्स है, ट्रेडिंग में भी डेटर्स है, एंड सर्विस सेक्टर में भी डेटर्स हो सकता है। तो डिफरेंस कर रहा है कौन? सर, इन्वेंटरीज। तो इन्वेंटरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ज्यादा लगता है, दैट्स व्हाई उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। सर्विस सेक्टर में कम, इसलिए उसका कम लगेगा। प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल का मतलब है व्हाट इज द टाइम टेकन टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या आपका टाइम लगता है? तो आपका कॉमन सेंस अप्रोच, मान लीजिए आपका प्रोडक्शन साइकिल 1 घंटे में बन जाता है, तो इसका कोई डब्ल्यूआईपी हुआ? सर, नो डब्ल्यूआईपी। लेकिन वही प्रोडक्ट अगर 20 दिन लगता है, तो सर उसका तो डब्ल्यूआईपी का स्टॉक होगा, मतलब उसका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। तो प्रोडक्शन साइकिल जिसका बड़ा होगा उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगा देन प्रोडक्शन साइकिल जिसका कम है। The production cycle is the time length to convert the raw material into finished goods. The firm having large production cycle need more working capital than firm having less processing time as raw material. Over why? As raw material overhead and wages are blocked in the production cycle for the long span of time. जिसका प्रोसेसिंग टाइम में ज्यादा लगता है तो उसका रॉ मटेरियल ज्यादा दिन लगेगा। मान लीजिए
कोई एक चीज बनने के लिए लगता है 1 मंथ, एक दिन, और कोई बनने के लिए लगता है 30 दिन, 30 डेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, 30 डेज के लिए उसका पूरा रॉ मटेरियल ब्लॉक करके रखना पड़ेगा, वेजेस ओवरहेड भी ब्लॉक करके रखेंगे। लेकिन अगर एक दिन प्रोडक्शन का टाइम है तो सर आज देंगे कल हो जाएगा, तो उसमें ब्लॉकेज ऑफ फंड कम रहता है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम लगेगा। सो जिस कंपनी का प्रोडक्शन साइकिल ज्यादा है उसका वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगता है। आप लोगों ने मूर्ति बनाना देखा है? यस सर। जी सर। और एग रोल का दुकान भी देखा है? जी सर। यस सर। दुकान भी देखा है? यस और नो? बोलो तो किसमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगता है, मूर्ति बनाना ना बिरयानी बनाना? मूर्ति सर। भाई सर बहुत सारा उसमें प्रोसेस होता है। सर वो प्रोसेस करने में 2 मंथ लगता है। वही तो सर। एग रोल बिरयानी सर एग रोल के लिए 5 मिनट, और बिरयानी के लिए मैक्सिमम सर 3-4 घंटा। तो कभी भी नाम सुने हो बिरयानी का वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग डेट में नहीं वैल्यूएशन? सर। नहीं सर, वो खाएगा नहीं, फेंक देगा। ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल आप लोग जानते हैं, दैट इज द टाइम लेंथ फ्रॉम योर कैश यूटिलाइजिंग फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड रियलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम द डेटर्स। तो क्या बोला, ऑपरेटिंग साइकिल हम लोगों ने क्लास किए भी थे, that is raw material in store plus processing time plus finished goods in warehouse plus debtors collection period, that is gross working capital cycle less creditors payment period, wages payment period, that is net working capital cycle। तो ये वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है, दैट इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से कैश रियलाइजेशन, मतलब पूरा कैश ऑपरेटिंग साइकिल, कैश इन्वेस्ट करने के से उसको रिटर्न वापस आने तक जो टाइम, उसका नाम है ऑपरेटिंग साइकिल। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा है, सो व्हाटएवर मे बी द रीजन, बहुत सारे फैक्टर है आप लोग जानते ही है, प्रोसेसिंग टाइम, इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड, फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड, डेटर्स क्रेडिट पीरियड। तो जिसका ज्यादा है सर उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगा, और जिसका कम है उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम लगेगा। बिजनेस साइकिल, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर ड्यूरिंग द बूम फेज ऑफ इकोनॉमी। ये इकोनॉमी का 2 फेज होता है, एक बूम फेज और एक रिसेशन। अभी जो चल रहा है बूम फेज नहीं है, रिसेशन। व्हाई? बिकॉज लॉकडाउन, कोविड प्रोटोकॉल, सबके लिए बिजनेस एकदम घाटा में चल रहा है। आप लोग जानते नहीं है पब्लिशिंग हाउसेस का हाल कितना खराब है, बिकॉज स्टूडेंट तो बुक खरीद रहा ही नहीं है। अगर स्टूडेंट बुक नहीं खरीदेगा तो पब्लिशर का बुक बेचेगा कौन? तो नेचुरली पब्लिशर लोगों का बिजनेस पूरा चौपट। तो ये दैट इज अ रिसेशन इन द पब्लिशिंग बिजनेस में, ये रिसेशन चल रहा है। और बूम कब, सब कॉलेज ओपन हो जाए, स्कूल ओपन हो जाए तो देखिए पूरा बूम में आ जाएगा, सब लोग पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो ये बूम में आ जाएगा। तो इकोनॉमी में किसी फेज बूम में जाता है, मतलब टॉप हाई लेवल में प्रोडक्शन करना पड़ता है, और कभी कभी रिसेशन चलता है लो लेवल। तो इकोनॉमी अगर बिजनेस साइकिल ड्यूरिंग द बूम फेज में कंपनी को ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है, बिकॉज कंपनी का प्रोडक्शन का डिमांड बहुत ज्यादा है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगा। रिसेशन में ठीक उल्टा, उसका प्रोडक्शन का डिमांड कम है तो उसको कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी का मतलब है आप कितना दिन का क्रेडिट अलाउ कर रहा है डेटर्स। आप लोगों को मैंने डेटर्स मैनेजमेंट स्किल कराया था। जो लोग डेटर्स को ज्यादा लॉन्ग रन पीरियड क्रेडिट देते हैं, मतलब उसका डेटर्स का अमाउंट ज्यादा होगा और उसका फंड ज्यादा ब्लॉकेज रहेगा, तो उसका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। और जो लोग स्ट्रिक्ट कंजर्वेटिव रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करते हैं डेटर्स को, वो लोगों का नेचुरली कम डेटर्स रहेगा, से 15 दिन, और कोई देता है 3 मंथ, तो जो 3 मंथ देता है उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, जो 15 दिन देता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। प्रोडक्शन पॉलिसी, जो फर्म स्टेडी प्रोडक्शन करता है, ऑल ओवर द ईयर स्टेडी प्रोडक्शन करता है, तो उसका प्रोडक्शन पॉलिसी अगर स्टेडी है तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट उसका स्टेबल रहेगा। लेकिन जो इन कंपनी सीजनल है, आइसक्रीम सीजनल इंडस्ट्री, अम्ब्रेला सीजनल इंडस्ट्री, तो ये सीजनल इंडस्ट्री में क्या होता है, वुलन गारमेंट सीजनल इंडस्ट्री, तो वो सीजन में
उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। मतलब उसका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट का मेजर पोर्शन वेरिएबल है बेस्ड ऑन द डिमांड। और जो लोग स्टेबल प्रोडक्शन फॉलो करते हैं, जैसे मान लीजिए सोप, शैम्पू, देते आर द स्टेबल प्रोडक्शन, ये सीजन के साथ वेरिएट नहीं करता है। तो दैट आर कॉल्ड द, वो कंपनी में आपका स्टेबल रहेगा, रादर द फ्लक्चुएटिंग में उसका आपका सीजनल इंडस्ट्री में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट डिपेंड करेगा डिमांड ऑफ द सीजन। स्केल ऑफ प्रोडक्शन है तो कॉमन सेंस अप्रोच से ही आप बोल सकते हैं। आपका अगर स्केल ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, मतलब आप बड़ा लार्ज स्केल में अगर बिजनेस करते हैं, तो आपका जो वर्किंग कैपिटल लगेगा जो स्मॉल स्केल में बिजनेस करते हैं उसका सेम रहेगा। आई थिंक मेरिडियन बोल के खिदीपुर में एक होटल है, यस और नो? यस सर। कुछ का सब बगल में ही ये बिरयानी का दुकान है। शीश महल का भी नाम सुने हैं, इंडियन के बगल में? यस सर। तो वहां का बिरयानी का स्केल और इंडियन का बिरयानी का स्केल क्या सेम है? नो। इंडियन में सर एटलीस्ट डेली 200 हांडी बैठता है और वहां पर मैक्सिमम सर 2 से 3 हांडी बैठता है, तो स्केल डिफरेंट है। तो स्केल सिंस डिफरेंट है तो मैं बोल सकता हूं डिफरेंट ऑफ स्केल की कारण के लिए आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट अलग होगा। शीश महल का जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा, इंडियन का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। आर्सलन का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उससे भी ज्यादा होता है, प्रोबेबली पर डे 10,000 हंडी बैठता है उसका। सर इंडिया से भी अर्सनाल ऊपर है। हाँ इंडियन से भी। हाँ। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल मार्केट में इजीली मिलता है, एडिक्वेटली मिलता है, प्रॉम्प्ट में मिलता है, क्या नेसेसरी है उसको स्टोर करना? सिंपल सोचिए, कुछ दिन पहले 8-9 महीने पहले जब डेटॉल का बहुत स्ट्रिक्ट सब शॉर्ट सप्लाई था कलकत्ता में, कहीं पर डेटॉल नहीं मिल रहा है, तो लोग क्या करते थे, 2-3 लीटर जिसको जौ मिला है खरीद के स्टोर किया है। नॉर्मल डे में क्या करते थे ना, बिकॉज अगर रॉ मटेरियल का सप्लाई आपका भरपूर है तो क्यों मैं 1 लीटर 4 लीटर 5 लीटर का डेटॉल घर में रखूंगा? नहीं मिलता है, प्रॉम्प्ट नहीं मिलता है, शॉर्ट सप्लाई है, देन मुझे सर स्टोर करना पड़ेगा। तो बिजनेस जिस रॉ मटेरियल के ऊपर उसका प्रोडक्शन चलता है, वो रॉ मटेरियल अगर शॉर्ट सप्लाई है, प्रॉम्प्ट डिलीवरी नहीं मिलता है, अवेलेबिलिटी नहीं है प्रॉपरली मार्केट में, तो उसको तो स्टोर करना ही पड़ेगा रॉ मटेरियल का ज्यादा। नॉर्मली 1 महीना करता है तो वो 4 महीना 5 महीना का रॉ मटेरियल का स्टोर करेगा, बिकॉज वो सब मार्केट में नॉर्मली अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है वो क्या करेगा? नॉट इजीली अवेलेबल है सर, उसका स्टोर इतना करने का जरूरत नहीं है। तो द फर्म्स नीड टू मेंटेन लेस इन्वेंटरीज ऑफ रॉ मटेरियल इफ इट इज अवेलेबल इन द मार्केट एडिक्वेटली एंड प्रॉम्प्टली than the firm who uses the raw material not available in the market easily, that is short supply. So working capital requirement is more for the firm which needs maintain excess stock of inventories due to unavailability of raw materials. तो अगर रॉ मटेरियल अनअवेलेबल है तो आपको ज्यादा स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन प्रोसेस, फर्म यूजिंग मशीन इंटेंसिव प्रोडक्शन, ऑब्वियसली जो फर्म मशीन से काम करता है वहां का वर्किंग कैपिटल कम लगता है, रादर वही काम अगर वर्कर लोगों को देके कराते हैं, बिकॉज आप लोग जानते ही है मशीन से कराते हैं तो डिप्रिसिएशन वर्किंग कैपिटल में फिनेंस में नहीं आता है, लेकिन वही काम अगर मैं लेबर लगा के कराता हूं लेबर इंटेंसिव, तो वहां पर वो पार्ट ऑफ योर ओवर वेजेस एंड ओवरहेड में आ जाएगा एंड मेरा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, जो कंपनी ग्रो करना चाहता है, आई थिंक आप लोगों को याद है एसजे मैम आप लोगों को डिविडेंड पॉलिसी में ग्रोथ कंपनी एंड डिक्लाइनिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट दिए थे, यस और नो? यस सर। ग्रोथ कंपनी को किसको कहते हैं बोलो बेटा?
ग्रोथ कंपनी किसको बोलते हैं? हेलो, भूल गए सर। अच्छा मैं याद करा देता हूं। अगर रेट ऑफ रिटर्न कंपनी का मोर है देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अगर आर ज्यादा है तो हम उसको बोलते हैं ग्रोइंग कंपनी, ठीक उल्टा है तो हम उसको बोलते हैं डिक्लाइनिंग कंपनी। तो ग्रोइंग कंपनी के लिए मोर इन्वेस्टमेंट होगा, तो जो कंपनी ग्रो कर रहा है, मोर इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम ज्यादा रहेगा। सिमिलरली जो कंपनी एक्सपांशन में काम कर रहा है, मतलब एक्सपांड कर रहा है, बिजनेस स्केल को बढ़ा रहा है, उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा देन जिसका डिक्लाइनिंग फॉर्म है, जो एक्सपेंशन नहीं करना चाहता है। डिविडेंड पॉलिसी, फॉर्म फॉलोइंग लिबरल डिविडेंड पॉलिसी नीड्स, जो फॉर्म लिबरल डिविडेंड पॉलिसी मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो जिसका हाई है, लिबरल डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या है? हाई डिविडेंड पे आउट रेशियो। जो कंपनी का हाई डिविडेंड पे आउट रेशियो है needs more working capital requirement than firm follows conservative dividend policy as more cash is required for payment of dividend and dividend distribution tax अगर applicable है तो। I repeat, जो फर्म मोर डिविडेंड पे करना चाहता है तो उसको ज्यादा डिविडेंड देने के लिए कैश लगेगा, एज वेल एज उसको गवर्नमेंट को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी देना पड़ेगा, तो उसके लिए कैश का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, मतलब वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। लेवल ऑफ टैक्स रेट, द फर्म हैविंग हायर टैक्स रेट, जो फर्म के ऊपर ज्यादा टैक्स रेट एप्लीकेबल है, वो फर्म को टैक्स पेमेंट करने के लिए ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा, rather than जिस फर्म के लिए टैक्स रेट कम है उसके लिए कम टैक्स वर्किंग कैपिटल लगेगा। डेप्रिसिएशन पॉलिसी, डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश एक्सपेंसेस, तो ये वर्किंग कैपिटल को कैसे इफेक्ट कराता है? यस, डेप्रिसिएशन चार्ज करके आप लोअर पेमेंट ऑफ टैक्स कर सकते हो, एक। दूसरा, डेप्रिसिएशन ज्यादा प्रोवाइड करोगे तो आप पैसा सेव करके भी रख सकते हो, ऑब्वियसली इन फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। हेंस फर्म चार्जिंग हायर डेप्रिसिएशन ऑन एसेट नीड लेस वर्किंग कैपिटल फॉर पेमेंट ऑफ फॉर पेमेंट ऑफ लेस अमाउंट ऑफ टैक्स। जो लोग ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उसका टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाएगा, उसका टैक्स भी कम देना पड़ेगा, ठीक है। प्राइस लेवल, मार्केट में अगर इन्फ्लेशन है, मतलब 10 रुपए का चीज अगर 15 रुपए में खरीदना पड़ रहा है तो मुझे पहले जो 10 करोड़ रुपया लगता था 15 करोड़ रुपया लगेगा, तो इसका मतलब है वर्किंग कैपिटल डिपेंड कर रहा है प्राइस लेवल के ऊपर। तो 15 लाख मतलब मेरा सब जगह में रॉ मटेरियल का इफेक्ट आएगा, सब जगह में वेजेस का रेट बढ़ जाएगा तो उसका इफेक्ट आएगा, दैट इज प्राइस लेवल। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, इसका मतलब जो कंपनी बहुत कोऑर्डिनेटेड वर्क करता है, वेस्टेज कम करता है, उस कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम लगेगा देन इन ऑपरेटिंग अंडर इन जो कंपनी इनएफिशिएंटली ऑपरेट करता है। सिमिलरली एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, फर्म ऑपरेटिंग अंडर एन एफिशिएंट मैनेजमेंट, अगर फर्म काम करता है एफिशिएंट मैनेजमेंट के अंडर में, नीड्स लेस वर्किंग कैपिटल द फर्म ऑपरेटिंग अंडर इनएफिशिएंट management. Last 7, market demand. Market demand. Working capital requirement is higher for a firm having high market demand of the product. Naturally, जिसका डिमांड हाई है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, एज फर्म needs more working capital, more production
support the market demand. जिसका मार्केट में डिमांड ज्यादा है उसको नेचुरली ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा, जिसका मार्केट डिमांड कम है, जिसका डिमांड कम है उसको कम सप्लाई देने से भी चले जाएगा, कम प्रोडक्शन करने से भी होगा। लेकिन जिसका मार्केट डिमांड बहुत हाई है तो उसके लिए मैटर तो अलग सा होगा। एक काम करते हैं, इसको हम लोग यहां से उठा लेते हैं, इसको यहां पर दे देते हैं। ओके, तो दैट आर द फैक्टर्स फॉर डिटरमिनिंग वर्किंग कैपिटल। यहां पर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। याद है मैंने फर्स्ट क्लास कराया था वर्किंग कैपिटल का? हाँ सर। देखते हैं क्या याद है बोलते हो, जब तो पूछता हूं बोलते हो नहीं पता है। सब चीज थोड़ी भूलते हैं सर, कुछ कुछ भूल जाते हैं। अब मैम का क्लास हफ्ता में एक दिन होता है तो फिर एक हफ्ता बाद क्लास होता है तो भूल जाते हैं सर। देन उसी लॉजिक में होल्डिंग कंपनी को आप लोगों को भूलना चाहिए, उसी लॉजिक में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी भूलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, क्यों? वो रिवाइज में है सर। मैं फिर से इसको यहां पर डाल रहा हूं, कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर से डाल रहा हूं। याद है ये भी कराया था? हाँ सर। दैट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। आर यू ओके? जी सर। चलो, तो यहां तक थ्योरी हम लोग ने कंप्लीट करके रखा है। अब उसके साथ और भी कुछ थ्योरीज जो लगेगा आप लोगों को। लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। टेंजल मतलब बाज़वर्ड, मतलब कंफ्यूजन, कॉन्ट्राडिक्टरी। लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी टेंजल। देखिए ये बात तो सही है, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा है तो आपको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगा आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका फॉल करेगा, बिकॉज आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका है। लेकिन उसी कारण के लिए रिटर्न अगर इन्वेस्टमेंट फॉल करता है तो आप ये भी बोल सकते हैं सर लिक्विडिटी के ऊपर हैम्पर करेगा। सर एग्जांपल देता हूं, कंपनी अगर स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो करता है तो लिक्विडिटी होना चाहिए एकदम स्ट्रिक्ट, सब कुछ। तो लिक्विडिटी होना चाहिए सर 1 लाख रुपया, मतलब वर्किंग कैपिटल। तो जो कंपनी स्ट्रिक्ट फॉलो करेगा उसका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा। लेकिन तो लिक्विडिटी के ऊपर ये सवाल आ सकता है, बाई चांस इधर उधर हुआ तो पैसा नहीं दे सकता है। तो लिक्विडिटी जैसे ही आप बढ़ाएंगे
आपका इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा। जैसे ही इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा, आपका एसेट का बेस टोटल बढ़ जाएगा। जैसे ही एसेट का बेस टोटल बढ़ जाता है, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी सॉरी, तो जैसे ही बढ़ाएंगे लिक्विडिटी तो बढ़ जाएगा, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉल करेगा। तो क्या करें, लिक्विडिटी बढ़ाते हैं तो रिटर्न फॉल करेगा, तो रिटर्न बढ़ाते हैं तो इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा, तो लिक्विडिटी हैम्पर हो जाएगा, सॉल्वेंसी इन क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब कौन सा पोजीशन में जाएंगे, क्या करेंगे? तो देखना पड़ेगा क्या करने से होगा। Liquidity means the firm's ability to pay the short-term obligation of the firm. It is a firm ability to pay the short-term obligation of the firm and to meet the maturing obligation where the solvency is the indication of higher liquidity. Now, higher the liquidity is the indication of firm's sound ability to pay the dues within time. ये आप लोगों का प्रोजेक्ट में भी लगा सकते हैं। क्लास बंद कर दो। हाँ, तो बंद करो श्वेता। Hold बेटा। श्वेता। To ensure sound liquidity position, firm needs to invest
higher amount in the current asset, the working capital. So that there is no difficulty to pay the claims of creditors, lenders, etc. Thus, liquid form is more has less risk of insolvency. Profitability, अच्छा, और एक line, it is measured কেন কিচ্ছু করতে পারে তুই শুয়ে থাক আমি আপনি বলে দেবো তুই কাপ কি প্ল্যান করবি পারবি নিয়া আমি বলে দেবো it is measured using the current ratio and quick ratio. A considerable amount profitability is the measure of firms earning capacity. It is measured using the return on investment. Which is which is EBIT by total asset, that is equal to अच्छा EBIT by एक काम करते हैं capital employed EBIT by fixed asset plus working capital. Higher investment in working capital
indicates lower profitability. As to earn same or EBIT, we are investing more amount higher liquidity indicates that higher amount will be blocked in current asset as well as working capital. And profitability of the firm will be penalized. তাহলে কি দাঁড়ালো? In as a summary, we can say that high investment in working capital, less investment in working capital, बोलिए। लिक्विडिटी में क्या इंपैक्ट होगा? बोलो। अगर इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल में ज्यादा रखते हो तो लिक्विडिटी का पोजीशन अच्छा होगा ना खराब होगा? लिक्विडिटी पोजीशन सर अच्छा होगा। हाई एंड अगर लेस करते हो तो लिक्विडिटी रिसेशन होगा, घटेगा। हाई लिक्विडिटी लो लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी लो लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी में क्या इंपैक्ट होगा? प्रॉफिटेबिलिटी में क्या होगा बेटा?
सर इन्वेस्टमेंट रिटर्न लो हो जाएगा। यहां पर लो रिटर्न और यहां पर हाई रिटर्न। ओके, तो फर्म शुड मेंटेन ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल so that it can balance both liquidity and profitability. So the above situation is termed as liquidity and profitability tangential in respect of working capital management. Firm should maintain okay. छवि तो देना है, लेकिन ये छवि दूंगा कैसे ही तो समझ में नहीं आता है। आई एम ट्राइंग, बस मुझे पता नहीं होगा और नहीं। ओहो, উচ্ছিস কেন বারবার বলতাম? উচ্ছিস কেন মা? শুয়ে থাক, আমি কি বলবো আন্টির সঙ্গে কথা? আন্টির সঙ্গে কথা বলবো এখন? आरंभ हो गया क्लास? बोले मैडम, मेरा बेटी का बहुत तबीयत खराब है और वो क्लास करेगा ही करेगा, पूरा डाउन है एकदम। आप लोग समझ सकते हैं क्या ग्राफ है? हाँ सर, जहाँ पे लोग कट कर रहा है वो सेंटर है सर, जहाँ पे प्रॉफिट। ये सिचुएशन है आपका ऑप्टिमम, दैट इज इसको ये पोजीशन आपको दर्शाता है लिक्विडिटी का, जितना प्रॉफिटेबिलिटी का। ये ग्राफ है आपका प्रॉफिटेबिलिटी का। कैसे दिखाऊंगा?
हाँ, ये ग्राफ है आपका लिक्विडिटी का। क्या सीखा और क्या नहीं सीखा तुम लोगों के लिए, और ये है प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, तो देखो ग्राफ तुम लोगों को तो स्मूथ होगा, मेरे हाथ से नहीं, मैंने तो हाथ में ड्रॉ नहीं किया है। प्रॉफिटेबिलिटी देखो जैसे ही, और ये पोजीशन सर क्या है, ये पोजीशन है वर्किंग कैपिटल का, वर्किंग कैपिटल, ये पोजीशन है वर्किंग कैपिटल का बा करंट एसेट का। तो जैसे ही वर्किंग कैपिटल आप बढ़ा रहे हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब इन चार्ट that is EBIT by total asset by fixed asset plus working capital, ठीक है। प्लस वर्किंग कैपिटल, ओके, आइदर टोटल एसेट बा फिक्स्ड एसेट वर्किंग कैपिटल। और ये लिक्विडिटी मतलब करंट रेशियो, करंट रेशियो मतलब क्या है बेटा, ओके। डन बेटा, ठीक है। तो जैसे ही करंट रेशियो बढ़ाएंगे लिक्विडिटी पोजीशन तो बढ़ेगा ही, वर्किंग कैपिटल। तो आपको ऐसा पोजीशन में लाना पड़ेगा, ये दैट इज अ ट्रेड ऑफ पोजीशन। ओके बेटा, जी सर। चलो, so that is liquidity and profitability triangle. Now आप लोग देखिए ये पार्ट, मैं एक सेकंड में आ रहा। क्या हुआ? एक सेकंड, ये पार्ट देखिए, मैं आ रहा। चलिए, नाउ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है प्रॉफिटेबल लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी टेंजन,
दूसरा इशू होता है वर्किंग कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है, वर्किंग कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो कैसा, उसका पॉलिसी क्या होगा और उसका जो फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी है वो क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में 3 प्रकार का पॉलिसी का आपका इन्वेस्टमेंट आएगा, एग्रेसिव, कंजर्वेटिव, मॉडरेट। मैं बता देता हूं, और एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा जो करा रहा हूं। एग्रेसिव, एग्रेसिव का मतलब है आप वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। आप बोलेंगे जो होगा देखा जाएगा, मैं मैनेज कर लूंगा। आप रिलाई कर रहे हैं आपका ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के ऊपर, यार इन्वेस्टमेंट इन ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल इज मेंटेन एट द मिनिमम लेवल। इतना साहस कैसे हो गया? आप रिलाई कर रहे हैं मैं ऑपरेटिंग इतना एफिशिएंटली काम करूंगा जिस सो दैट आई कैन मैनेज। मैंने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में एक पॉइंट बताया था ना, इफ यू मैनेज एफिशिएंटली यू कैन रिड्यूस योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो आपके दिमाग में आया तो मैं ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अचीव करूंगा, एफिशिएंटली मैनेज करूंगा, वेस्टेज नहीं करूंगा, स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो करूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट मिनिमम होगा। एंटिटी होल्ड लेस इन्वेंटरीज, फॉलो स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी, मेंटेनिंग लेस कैश बैलेंसेस। The advantage of this approach is that lower cost of financing. The negative side is that liquidity of the and risk of illiquidity और लो लिक्विडिटी। जैसे ही लो लिक्विडिटी होगा उसका एसोसिएटेड रिस्क ऑफ इलिक्विडिटी आ जाएगा। रिस्क ऑफ इलिक्विडिटी मतलब जैसे ही आप लिक्विड का पैसा कम रखेंगे तो आप पे ऑफ नहीं कर सकेंगे, तो बाजार में आपका गुडविल बर्बाद हो जाएगा, आप इंसॉल्वेंट भी हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रिस्क ऑफ इलिक्विडिटी। ये कैसे हो सकता है एग्रेसिव? based on operating efficiency, based on operating efficiency। कंजर्वेटिव, जो लोग डरता है बोले भाई मुझसे होगा नहीं, मैं मैनेजमेंट एफिशिएंटली नहीं कर सकूंगा, तो बेटर मैं ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखता हूं। जैसे ही वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखूंगा, आप लोग जानते ही है लिक्विडिटी का पोजीशन तो सर अच्छा ही होगा, लेकिन उसके साथ आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी फॉल करेगा, बिकॉज हायर अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा ना इंटरेस्ट के लिए। Here the firm invest higher amount in working capital, entity holds higher level of inventory, liberal credit policy, इन्वेंटरी को हाई रखेगा, क्रेडिट पॉलिसी ज्यादा करेगा, कैश बैलेंस ज्यादा मेंटेन करेगा, सो दैट दे कैन पे द करंट लायबिलिटी एज क्विक एज पॉसिबल। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है आप टाइटली पेमेंट कर सकेंगे, और डिसएडवांटेज है द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, हाई कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड लो प्रॉफिटेबिलिटी, एंड लो प्रॉफिटेबिलिटी। इसका मतलब हाई कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग होगा, ज्यादा पैसा ब्लॉक रहेगा, तो आप जानते ही है आपका इंटरेस्ट ज्यादा ब्लॉक हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ज्यादा ब्लॉक हो जाएगा तो आपका नेगेटिव साइड में ये हम लोग बोल सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट ज्यादा ब्लॉक हो जाएगा तो आपको कॉस्ट भी हैम्पर करेगा, ईबीआईटी आपका फॉल करेगा। इंटरेस्ट ज्यादा होगा मतलब ईबीआईटी फॉल करेगा, ईबीआईटी फॉल करेगा मतलब प्रॉफिटेबिलिटी हैम्पर होगा। अच्छा ये पार्ट में थोड़ा डाल देता हूं तो profitability, the higher amount will be blocked in the current asset, penalized कैसे, as well as we need to, as क्यों, कारण क्या है? as firm, यहाँ पर जो लाइन ये लिखे थे ना, higher investment in working capital indicates lower profitability to earn the same EBIT, lower profitability as to earn the same EBIT we need to invest more amount. Higher liquidity indicates higher amount will be blocked in the current asset as well as working capital, and profitability of the firm will be penalized. Why? As the firm pay higher, as the firm bears higher amount of interest
higher amount of interest and low EBIT. ठीक है, so that is the conservative policy. So negative side of the approach is high cost of financing and the low profitability. Moderate policy क्या है सर? दोनों के भीतर जो between रहेगा. Moderate policy is the amount of investment in working capital is optimum way. This approach is between aggressive and conservative policy. Under this approach, the firm tries to maintain balance, risk and return, that is liquidity, by utilizing the fund in an optimum manner. तो ये तीन, that is the policies of investment in working capital. देखो दिमाग में रहना चाहिए, that is the policy, कितना वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करोगे उसके लिए तीन पॉलिसी है, एग्रेसिव, कंजर्वेटिव एंड मॉडरेट. तो ये छवि में भी मैं दिखा सकता हूं. ये पार्ट होगा आपका एग्रेसिव, कम इन्वेस्टमेंट. दूसरा होगा मॉडरेट, उसके बाद होगा कंजर्वेटिव. ओके, तो ये क्या सिचुएशन है सर? ये पोजीशन को हम लोग बोलते हैं एग्रेसिव, ये पोजीशन को बोलते हैं मॉडरेट, और ये पोजीशन को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव. ज्यादा आई थिंक क्लियर बेटा? जी सर. तो वेरी इंपॉर्टेंट, कितना वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करोगे, एग्रेसिव, कंजर्वेटिव, मॉडरेट. तो आपको पॉलिसी मतलब ये बोल रहा है वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट का पॉलिसी क्या होगा. यार हेडिंग देख लेना, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, बिकॉज इसके बाद एक कंफ्यूजिंग चीज आपके सामने आएगा. The evaluation of policy is judged using the ratio of current asset to sales ratio, current asset to fixed asset ratio, current asset turnover ratio with respect to industry average. आप कैसे मेजर करेंगे? आप एग्रेसिव फॉलो कर रहे हैं ना कंजर्वेटिव फॉलो कर रहे हैं? पहले आपको इंडस्ट्री एवरेज देना पड़ेगा, उसके बाद इंडस्ट्री एवरेज कौन कौन सा रेशियो के बेसिस में होगा? रेशियो ऑफ करंट एसेट टू सेल्स रेशियो, करंट एसेट टू फिक्स्ड एसेट रेशियो एंड करंट एसेट टर्नओवर रेशियो. तो ये दोनों के रादर एक ही है रेशियो, ठीक ही है, लिखा है तो रहना चाहिए. हाई करंट एसेट टू सेल्स रेशियो इंडिकेट्स क्या? कंजर्वेटिव पॉलिसी. लो करंट रेशियो, करंट एसेट टू सेल्स इंडिकेट्स द एग्रेसिव. मॉडरेट करंट एसेट टू सेल्स रेशियो इंडिकेट द मॉडरेट पॉलिसी. सर ये हाई, लो, मॉडरेट डिटरमिन कैसे होगा? ये डिटरमिन होगा बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री एवरेज. ठीक है, एक इलस्ट्रेशन दिया है समझने के लिए. फॉर्म हैज अ फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर. सेल्स बोल दिया है, ईबीआईटी बोल दिया है, फिक्स्ड एसेट बोल दिया है. देयर आर 3 पॉसिबल करंट एसेट होल्डिंग द फर्म 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख. इट इज assumed that fixed asset level is constant. 3 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है? एक जगह इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं 5 लाख, दूसरी जगह 4 लाख और 3 लाख. आपको दिखाना पड़ेगा क्या इफेक्ट आ रहा है. तो कंजर्वेटिव मतलब जो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, मॉडरेट और एग्रेसिव मतलब जो लोग कम इन्वेस्ट करते हैं, और मॉडरेट मतलब दोनों के भीतर. तो पहले सेल्स में आते हैं 20 लाख, ईबीआईटी 2 लाख, करंट एसेट 5 लाख, फिक्स्ड एसेट 5 लाख, टोटल एसेट 10 लाख. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ईबीआईटी बाय टोटल एसेट 20%, करंट एसेट बाय फिक्स्ड एसेट 1, करंट एसेट बाय सेल्स कितना? 25%. सेम वे में मॉडरेट में आइए, 20 लाख सिर्फ चेंज एक ही जगह होगा, करंट एसेट में 4 लाख. तो रेशियो आ जाएगा 0.08, 0.08,
और करंट एसेट टू सेल्स आ जाएगा 20%, रिटर्न आएगा 22.22%। एग्रेसिव में देखिए ये 25% 6, बिकॉज इन्वेस्टमेंट कम किया, रिटर्न बढ़ गया। सिमिलरली आपका करंट एसेट बाय करंट फिक्स्ड एसेट का रेशियो भी फॉल कर गया, दैट इज आपका लिक्विडिटी फॉल किया। इंप्लीकेशन क्या है, यहां पर हाई करंट एसेट प्रोपोर्शन, दैट इज हाई लिक्विडिटी, यहां पर लो लिक्विडिटी, दोनों के भीतर है मॉडरेट। प्रॉफिटेबिलिटी जो मेजर करता है रिटर्न, दैट इज लो, moderate and high. In determining the optimum level of current asset, the firm should balance the profitability, solvency, tangible by minimizing the total cost. Total cost means cost of liquidity and cost of illiquidity. Liquidity का भी cost है, illiquidity का भी cost है। Liquidity का cost ज्यादा पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, illiquidity का cost आपका शॉर्ट सप्लाई हो सकता है, स्टॉक आउट हो सकता है, आपका सेल्स कम हो सकता है। तो कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी का मतलब हाई इंटरेस्ट पेमेंट, हाई इंटरेस्ट पेमेंट एंड लॉस ऑफ बैड डेट। और लो कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी का, इलिक्विडिटी का मतलब है लिक्विड अगर कम रखोगे उसका क्या इफेक्ट है, स्टॉक आउट, लॉस ऑफ गुडविल। स्टॉक आउट जैसे ही होगा गुडविल में आपका इफेक्ट आएगा और वो गुड्स तो मिलता ही नहीं है। स्टॉक आउट, लॉस ऑफ गुडविल एंड फॉल ऑफ सेल्स, सेल्स का वैल्यू, सेल्स कम हो जाएगा ना, लोअर सेल्स। ओके, तो मैंने ये ग्राफिकली आपको दिखाया था। यहां पर इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटेजी समझाया और उसके साथ मैंने एक इलस्ट्रेशन भी आपको दिया है। क्लियर और नॉट बेटा? यस सर। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजीज फॉर फिनांसिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को फिनांस करने के लिए मुझे क्या क्या स्ट्रेटेजी, फिनांस मतलब पैसा लाने के लिए। आप लोग जानते हैं वर्किंग कैपिटल का फिनांस के लिए बहुत सारा ऑप्शन है। आप लोग बोलिए क्या क्या ऑप्शंस है, क्या दिखाऊंगा एक बार देख लेता हूं तुम, और क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास, बोलिए। कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, और कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, और कोई बोल सकता है कुछ? सर क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो ये स्ट्रैटेजीज फॉर फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल क्या होगा, डिपेंड करेगा। 3 प्रकार का स्ट्रैटेजीज है, याद रखना। देखो सेम देखने में है, कंजर्वेटिव, एग्रेसिव, बैलेंस सेम है, लेकिन दोनों का मतलब अलग है। एक में वर्किंग कैपिटल को फिनांस करने का स्ट्रेटेजी क्या होगा, और दूसरे में वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा कम होगा, उसका इन्वेस्टमेंट का पॉलिसी क्या होगा। आई रिपीट, एक बोल रहा है एसेट साइड के बारे में और दूसरा बोल रहा है लायबिलिटी साइड के बारे में। एसेट साइड मतलब इन्वेस्टमेंट के बारे में, और ये मैं बताऊंगा लायबिलिटी साइड के बारे में। लायबिलिटी मतलब कैसे फिनांस होगा। पहले बताता हूं बैलेंस स्ट्रेटेजी क्या है। Investment in fixed asset and permanent current asset are in the nature of long term and finance from the long term source। मतलब इन्वेस्टमेंट ऑफ करंट एसेट एंड परमानेंट करंट एसेट ये लॉन्ग टर्म है, और इसका इन्वेस्टमेंट जो होगा फाइनेंस जो करेंगे लॉन्ग टर्म सोर्स से। लॉन्ग टर्म सोर्स मतलब डिबेंचर, शेयर्स, मतलब लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फिनांस। लेकिन जो टेम्पररी करंट एसेट है, जो फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट है, सर टेम्पररी कौन सा है एक बार दिखाइए तो। याद है ये पार्ट, वेरिएबल बार
टेम्पोररी करंट एसेट, और ये है फिक्स करंट एसेट दैट इज परमानेंट। ओके, तो वेरिएबल मतलब फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल मतलब वो एकदम ऑन एन एवरेज फिक्स रहेगा। फिक्स कैपिटल अगर तो आ जाइए स्ट्रेटेजी में, मैचिंग में बोल रहा है अगर फिक्स एसेट्स एंड फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, आई रिपीट फिक्स्ड एसेट एंड परमानेंट वर्किंग कैपिटल अगर लॉन्ग टर्म सोर्स से फिनांस करते हो एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अगर शॉर्ट टर्म सोर्स से करते हो, उसको बोलते हैं बैलेंस स्ट्रेटेजी। कंजर्वेटिव मतलब लॉन्ग टर्म सोर्स इज लेस रिस्की, hence your firm should try to finance more asset from the long term source of finance. Your fixed asset, permanent asset and very important part of temporary current asset is financed by the long term finance। मतलब फिक्स्ड एसेट को तो करेगा ही, शॉर्ट परमानेंट करंट एसेट को भी करेगा, एज वेल एज टेम्पोररी का कुछ पार्ट लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फिनांस मतलब शेयर डिवेंचर से फिनांस होगा। दैट इज टू कंजर्वेटिव। Aggressive, ठीक उल्टा, short term source of finance is used to finance temporary current asset as well as part of permanent current asset। मतलब शॉर्ट टर्म सोर्स देके आप क्या कर रहे हो, परमानेंट करंट एसेट को इन्वेस्ट कर रहे हो। परमानेंट करंट शॉर्ट टर्म को तो इन्वेस्ट करो, फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट को तो इन्वेस्ट करोगे ही, एज वेल एज परमानेंट करंट एसेट को भी इन्वेस्ट करोगे। अच्छा बोलो तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस? लॉन्ग टर्म फाइनेंस मतलब बेटा लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, आप लॉन्ग पीरियड के लिए एग्रीमेंट में गए हैं तो आपको लॉन्ग टर्म तक निभाना पड़ेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म इसका रिस्क कम होता है, लेकिन कॉस्ट इसका ज्यादा होता है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म मतलब बैंक क्रेडिट, कैश क्रेडिट, वो जब भी आपका जरूरत नहीं होगा यू कैन रिपे इट। दिस अप्रोच इज द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ फाइनेंस बट हायर रिस्क। ये अप्रोच में क्या है, कॉस्ट लोअर है लेकिन रिस्क हायर है। शॉर्ट टर्म का खर्चा ऑलवेज कम और लॉन्ग टर्म का खर्चा ऑलवेज ज्यादा। लेकिन शॉर्ट टर्म अगर फाइनेंस करते हो तो इसका रिस्क हाई होता है। तो मैंने एक समरी करा दिया आपको। फिनेंसिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट, मैचिंग कॉन्सेप्ट में लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म तीनों में ही। फिनेंसिंग ऑफ परमानेंट करंट एसेट, मैचिंग में शॉर्ट टर्म सोर्स, करंट कंजर्वेटिव में लॉन्ग टर्म सोर्स, एग्रेसिव में पार्टली लॉन्ग टर्म सोर्स एंड पार्टली शॉर्ट टर्म। नाउ फिनेंसिंग ऑफ टेम्पोररी करंट एसेट, मैचिंग में शॉर्ट टर्म सोर्स, कंजर्वेटिव में पार्टली लॉन्ग टर्म सोर्स एंड पार्टली शॉर्ट टर्म, एंड एग्रेसिव में पूरा ही शॉर्ट टर्म सोर्स से फिनेंस करेगा। कॉस्ट ऑफ फिनेंसिंग यहां पर लॉन्ग टर्म कंजर्वेटिव में पहले देखिए, यहां पर लॉन्ग टर्म सोर्स ज्यादा इस्तेमाल है, दैट्स व्हाई कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इज हाई, रिस्क इज लो। एग्रेसिव में शॉर्ट टर्म ज्यादा है तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इज लो बट रिस्क इज हाई। मॉडरेट में दोनों ही मॉडरेट है। क्लियर और नॉट? सर इसको हम लोग ग्राफिकली दिखा सकते हैं, आई कैन ट्राई। आप लोग एग्जाम में भी दिखा सकते हैं, मुझे पता नहीं मैं कर सकूंगा और नहीं, देखते हैं। ना चलिए, अच्छा मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं। ये क्या है, दैट इज परमानेंट करंट एसेट।
द परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ये क्या है? टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल। यहां पर और एक भी लाइन लगेगा, that is fixed assets। ओके, अच्छा, ये पूरा पार्ट शॉर्ट टर्म फिनांस और ये पार्ट कौन करेगा? दैट इज लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फिनांस, एसटीएफ। और ये क्या कौन करेगा बेटा? दैट इज लॉन्ग टर्म फिनांस। यस और नो? फिक्स्ड एसेट इन्वेस्ट कर रहा है लॉन्ग टर्म से एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर रहा है ये कौन सा अप्रोच है? दैट इज मैचिंग। यस और नो? यस सर। चलो दूसरा, ये क्या है आपका? सर वर्किंग कैपिटल, टेम्पोररी करंट एसेट एंड पार्टली परमानेंट करंट एसेट, दोनों को ही फिनांस कर रहा है शॉर्ट टर्म फाइनेंस से। और यहां पर लॉन्ग टर्म फिनांस। ये कौन सा अप्रोच है बेटा? ये कौन सा अप्रोच है? एग्रेसिव। नेक्स्ट,
ये क्या है? ये क्या है बेटा? ये पार्ट ऑफ द टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म फिनेंस इन्वेस्ट करता है, और ये फिक्स्ड एसेट, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, इवन पार्ट ऑफ टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल इनका इन्वेस्ट करता है लॉन्ग टर्म फिनेंस। আচ্ছা ঠিক আছে, পরে রেখে দে, পরে ওই আন্টিকে ঘুরিয়ে দে, কিছু বলতে হবে না, এখন ওয়েট কর। আর ये क्या है? कंजर्वेटिव। डन। थोड़ा टर्म का मतलब लिख देता हूं, दैट इज TWC। क्या है फुल फॉर्म? टेम्पोररी और वेरिएबल और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। दूसरा PWC, फिक्स्ड और परमानेंट वर्किंग कैपिटल। Then if a fixed asset STF, short term finance, शॉर्ट टर्म फिनेंस, इसमें क्या क्या आता है? कैश क्रेडिट, पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, LTF, फुल फॉर्म लॉन्ग टर्म फिनेंस। क्या कहेगा? शेयर्स, डिबेंचर्स, टर्म लोन। ओके, तो फुल फॉर्म मैंने लिख दिया बेटा। ओके और नॉट? सो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी मैंने आप लोगों को कर दिया। तो क्वेश्चन में आएगा तो ये फिनेंसिंग लिख के इसका कंपेयर करके ये थोड़ा ग्राफिकल दिखा दीजिएगा। फुल मार्क्स। डन और नॉट? डन सर। तो ये इतना बड़ा साहस किसका है? सुजय कुमार शाह। मैंने बोला है ना सुबह क्लास के टाइम फोन मत करना। डन बेटा। तो इसके साथ मेरा वर्किंग कैपिटल का पूरा सिलेबस कंप्लीट। प्रॉब्लम में 3 चीज करेंगे, वर्किंग कैपिटल साइकिल, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन एंड वर्किंग कैपिटल डेटर्स मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल में जो जो कराया था वो सब अच्छी तरह से, लैग पीरियड मिसिंग है वो प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह से देखना,
क्लास उसी दिन मैंने कराया था, और क्या बोलूं ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है, ट्रेडिंग सेक्टर जिसका वर्किंग प्रोग्रेस नहीं है, वो प्रॉब्लम अच्छी तरह से आप लोग देखना। इंटरनल के लिए वर्किंग कैपिटल एंड कैपिटल बजटिंग 2 क्वेश्चन रहेगा, एक करना पड़ेगा। डन? डन सर। चलो जी। अच्छा, शौमबत सर का क्लास का खत्म हो गया बेटा? हेलो, हाँ सर। शौमबत सर का क्लास क्या खत्म हो गया? अब सर पूरा सिलेबस तो खत्म हो गया है। अब वो बोले हैं कि अगर हमको अब क्लास मिलता है तो हम पुराना प्रैक्टिस करवाएंगे, रिवाइज करवाएंगे, रेशियो। सिलेबस कंप्लीट हो गया। मेरा ही फंस गया। आपका भी तो कंप्लीट हो गया सर। ना, बाकी है। वर्किंग कैपिटल के बाद भी, वर्किंग कैपिटल के बाद भी। यस। अच्छा, बकरीद कौन सा डेट में है बेटा?